नमस्कार दोस्तों। इस किताब की लगभग 2.5 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं और करोड़ों लोगों ने इसे सुना है। ये किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, मतलब अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें, जिससे स्टीफन आर कोवी ने लिखा है। स्टीफन आर कोवी ने दुनिया के जितने भी प्रभावशाली लोग थे, जितने भी सक्सेसफुल लोग थे, उनका इंटरव्यू किया, उनके साथ मिले, उनके बारे में बातें सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा कि 7 आदतें ये हैं जो सभी प्रभावशाली लोगों के पास, सभी सक्सेसफुल लोगों के अंदर रहती हैं और वो उन्हें फॉलो करते हैं। तो आप भी इन आदतों के बारे में जानिए। आप एक स्टूडेंट हैं या आप कोई हाउसवाइफ हैं, आप कोई जॉब करते हैं, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आप इस दुनिया में रहते हैं। अगर आप इन आदतों को जानेंगे और इन्हें अपनाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका सक्सेस होना तय है। आप आज जिस हालत में हैं उससे आगे तो आप बढ़ेंगे। ये आपके फ्यूचर को चेंज कर देंगी। ये आदतें आपको अवश्य जानना चाहिए। और बुक के बारे में मैं एक चीज़ और बताऊं कि आपकी भले शारीरिक एज ना बढ़ पाए, वो तो हर साल बढ़ती है, लेकिन अगर आपको मानसिक रूप से अपनी उम्र बढ़ाना है ना, तो एक लेखक 20 साल मेहनत करके एक किताब लिखता है। अगर वो किताब आप पढ़ लेंगे तो आपकी उम्र 20 साल ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो खुद वो गलतियां ना करके उस लेखक की जो वो हैं, क्या बोलेंगे, अनुभव हैं लेखक के, उनको हमको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुरू में मैं उनके कुछ कोट बताता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि ये किताब किस बारे में है। मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। मतलब दुनिया में अधिकांश लोग सुनते इसलिए नहीं हैं कि वो उस चीज़ को समझ सकें, बल्कि वो इसलिए सुनते हैं किसी की बात क्योंकि वो उसका जवाब दे सकें। स्टीफन आर कोवी ने ये बताया कि भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, एक मुंह दिया है, तो सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद, इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव माई सिचुएशन, मतलब अगर मैं खुद अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहता हूँ तो आई कैन वर्क ऑन दी वन थिंग ओवर विच आई हैव कंट्रोल माई सेल्फ। मतलब इन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी सिचुएशन को खुद चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो चीज़ करूँगा जो जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। हम लोग उन चीज़ों की बात करते हैं ना जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। इसके बाद इन्होंने बोला कि आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, आई एम प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजन। मतलब मैं अपनी परिस्थितियों का प्रोडक्ट नहीं हूँ, बल्कि मैंने जो अपने जीवन में निर्णय लिए हैं, मैं उस चीज़ का प्रोडक्ट हूँ, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा, सो अ थॉट रीप एन एक्शन, मतलब सो अ थॉट रीप एन एक्शन। इसका मतलब है कि जैसा आपका विचार है वैसे आपके कर्म होंगे, कार्य होंगे। जैसे आपके कार्य होंगे वैसी आपकी आदतें बन जाएंगी, जैसी आपकी आदतें होंगी वैसा आपका चरित्र बन जाएगा, और जैसा आपका चरित्र होगा वैसा आपका प्रारब्ध हो जाएगा। प्रारब्ध मतलब आपका लक्ष्य हो जाएगा, आपकी डेस्टिनी हो जाएगी। तो अब हम चर्चा करते हैं कि इनकी 7 आदतें क्या क्या हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली आदत है जो है बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब क्या है? देखिए, दुनिया में स्टीफन आर कोवी बोलते हैं कि 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं जो हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम देते हैं, उसको वो बोले वो रिएक्टिव लोग होते हैं। वो बोलते हैं कि यार मैं पेपर इसलिए पास नहीं कर पाया क्योंकि कोविड आ गया था, मैं ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे घर में ऐसी परिस्थिति नहीं थी, मैं ये एग्ज़ाम इसलिए पास नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को बुखार हो गया था, मैं ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे घर वाले मेरे को ऐसा नहीं किए, मैं ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो बीमार हो गया था। मतलब हर चीज़ का ब्लेम वो अपने से बाहर खोजते हैं, दूर खोजते हैं। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनको वो बोले प्रोएक्टिव लोग, जो हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। वो बोलते हैं अगर मैं कोई भी मेरा जो डिसीज़न है जो मैं खुद लिया हूँ तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। वो दूसरे को ब्लेम नहीं करते, ना तो वो कोई एक्सक्यूज़ बताते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आप अभी प्रीलिम्स दिए या आपको एग्ज़ाम दिया, आप फेल हो गए, तो दूसरे लोग क्या बोलेंगे कि यार पेपर कठिन आ गया, यार ये हो गया, यार मॉडल आंसर गलत ले लिया, यार ये कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, सुबह तबीयत ख़राब हो गई, घर वाले सपोर्ट नहीं किए, ये गलत कर दिया या कर दी। वो दूसरे पे ब्लेम करेंगे, जो होते हैं रिएक्टिव लोग। प्रोएक्टिव लोग बोलते हैं कि हमको किसी को ब्लेम नहीं करना, ना तो कोई बहाना बनाना है, हम वो कर सकते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो भी मेरे साथ हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। ये प्रोएक्टिव लोग होते हैं। इसके अलावा वो पहले से जो आने वाली उनकी पोटेंशियल प्रॉब्लम है ना, या ऑब्स्टेकल हैं जो उनको रुकावटें ला सकती हैं, उनको समझते हैं, उसके हिसाब से वो प्लान बनाते हैं।
और जो प्रोएक्टिव लोग हैं वो चीज़ों को होने का वेट नहीं करते कि यार जब होगा तो देखा जाएगा। वो पहले से उसके लिए प्लान बना के वो जो सिचुएशन है उसको चेंज करने का प्रयास करते हैं। मतलब ये अपने आसपास पॉजिटिव चेंज लाते हैं। इनसे जब आप मिलेंगे ना तो आपको लगेगा कितना पॉजिटिव आदमी है यार। मतलब आपको फीलिंग आएगी जैसे किसी व्यक्ति से आप मिलेंगे बोलेंगे यार निगेटिव आदमी, रोते रहता है यार, जब देखो रोते रहता है। किसी दूसरे से मिलेंगे ना तो आपको लगेगा यार बिल्कुल ऊर्जा से भर गया, मैं मज़ा आ गया। तो ये प्रोएक्टिव लोग वैसे ही होते हैं और आपको प्रोएक्टिव बनना है। जैसे ये बोलते हैं कि अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मेरी वजह से नहीं हुआ। जॉब में मेरे को कोई दिक्कत है, कोई समझ नहीं पा रहा है तो मेरी वजह से नहीं हो रहा है। मतलब जो भी कारण है उसका कारण मैं खुद हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, कोई दूसरा नहीं है। फिर ये बोलते हैं कि आई एम फ्री टू चूज़ एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चॉइसेस। मतलब मैं जो भी मेरी चॉइसेस हैं, जो भी मेरे को निर्णय लेना है उसके लिए तो मैं फ्री हूँ। मान लीजिए मैं खुद निर्णय लिया था ना कि मैं प्रीलिम्स दिलाता हूँ तो उसके लिए तो मैं फ्री हूँ चॉइस के लिए। तो जो भी उसका आउटकम आएगा मेरी चॉइस का उसके लिए भी मैं खुद जिम्मेदार होऊंगा, दूसरा कोई नहीं होगा। मतलब गलतियाँ देखिए हर कोई करता है जीवन में, लेकिन ये कारण दूसरों पे नहीं ठोकते, खुद पे लेते हैं। मतलब ये दूसरों पे नहीं करते कि इसके कारण हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ। ये है पहली। तो पहली आदत आपको बनाना है, प्रोएक्टिव बनना है। जो आपके साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, उसके लिए बहाने मत खोजिए और आगे के लिए प्लानिंग करिए। इट इज़ नॉट वॉट हैपन टू अस बट आवर रिस्पॉन्स टू वॉट हैपन टू अस दैट हर्ट्स अस। देखिए ये नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ, जैसे सभी के साथ सेम चीज़ हुई। जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स कई लोगों का नहीं हुआ होगा। पहले लोग हैं वो बोले होंगे मेरी गलती है, मैं ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, और वो उसके लिए भिड़ गए होंगे। दूसरे लोग क्या होंगे जो बिल्कुल वो हो गए होंगे कि भाई इसके कारण नहीं हुआ, पीएससी ख़राब है, ये ख़राब है, व्यापम ख़राब है, ये कोचिंग ख़राब है, और परेशान हो गए होंगे। तो ये बोलते हैं कि जो हमारे साथ होता है ना वो होता सबके साथ है, लेकिन कैसे हम उसके लिए रिस्पांस देते हैं वो असली मैटर करता है। आपको कहानी हम लोग बार बार मैं सुनाता हूँ कि 3 व्यक्ति बैठे थे, मंदिर बन रहा था और वो पत्थर तोड़ रहे थे। पहले से पूछा एक व्यक्ति क्या कर रहा है, वो गुस्सा आ गया, दिख नहीं रहा है पत्थर तोड़ रहा हूँ, पूछने आते हैं। दूसरे से पूछा, वो बोला काम कर रहा हूँ भाई। तीसरे से पूछा, वो खुश होकर बोला कि भाई ये जो मंदिर है ना वो मैं बना रहा हूँ, भगवान चुने मेरे को, खुश था वो। तो हो तीनों के साथ सेम हो रहा है, लेकिन आपका जो रिस्पांस है ना उससे डिसाइड होता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। अगला है इफ़ आई रियली वांट टू चेंज इम्प्रूव माई सिचुएशन। मैं अगर अपनी परिस्थिति को सही में इम्प्रूव करना चाहता हूँ तो आई कैन वर्क ऑन द वन थिंग ओवर विच आई हैव कंट्रोल विच इज़ माई सेल्फ। अगर मैं अपनी जीवन को, अपनी परिस्थिति को इम्प्रूव करना चाहता हूँ तो एक ही चीज़ है जिस पे मेरा कंट्रोल है और वो मैं खुद हूँ। मतलब मैं खुद अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता हूँ। अगला है, अब हम आते हैं दूसरी हैबिट पे। दूसरी हैबिट क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये अंतिम यात्रा है, आपकी कॉफिन है। तो आप ये इमेजिन करिए कि आपका अंतिम दिन है, मतलब आपकी मृत्यु हो चुकी है और आपका अंतिम दिन है। कई लोग आपके उसमें आए हैं 100 यात्रा में और वो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप भी किसी के में जाते हो तो चर्चा करते हो ना कि अच्छा आदमी था, खराब आदमी था, ऐसा था, वैसा था। तो वो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आप कैसी चर्चा चाहते हैं अपने बारे में? मतलब जब आपकी मृत्यु हो तो आप अपने को कैसा चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी था, बहुत सफल आदमी था, बहुत दयालु आदमी था, अच्छा था, दूसरों की मदद करता था, ऐसे आदमी को भगवान को जल्दी नहीं बुलाना चाहिए, ऐसी चर्चा चाहते हैं, या दूसरी चाहते हैं कि ठीक है चल दिया? तो जैसा आप अपने को चाहते हैं ना कि आपको लोग कैसे याद करें, वैसा आपको जीवन जीना है, ये बोलते हैं लेखक। वो बोलते हैं कि जो हमारी मेंटल क्रिएशन है ना उसी से हमारी फिजिकल क्रिएशन होती है। मतलब कोई भी चीज़ पहले हमारे दिमाग में होती है और उसके बाद हम वो चीज़ करते हैं। मतलब हमको ये बताना है अपने दिमाग में, हमको पहले गोल बनाना है कि भाई इस ईयर में, इस मंथ में, जैसे आप गोल बनाए कि इस साल मेरे को ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, पहले वो दिमाग में आएगा, उसके बाद आप जाके वो करोगे। भारत के जो सफलतम कप्तान हैं MS धोनी, उनके बारे में कहा जाता है, जैसे सुरेश रैना का इंटरव्यू मैं सुन रहा था, वो बोले कि धोनी ना पहले अपने दिमाग में प्लान बनाते हैं और दिमाग में ही प्लान A, प्लान B, प्लान C सब बना के रखते हैं। वो मैदान में जाते हैं और लोगों को लगता है कि यार ये गेम तो ये हार रहा है, लेकिन उनके दिमाग में पता है भाई मैं तो ये सब सोच के आया हूँ,
फिर वो उस चीज़ को वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले आपको अपने दिमाग में सोचना है, फिर उसको रियल दुनिया में इम्प्लीमेंट करना है, और आपको अपने प्लानिंग करना है। मतलब हैबिट 2 क्या है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब आपका जो एंड है, आपका लक्ष्य है, उसको दिमाग में सोचो और उसके आधार पे अपना जीवन जियो। मतलब जो इफ़ेक्टिव लोग होते हैं ना, इफ़ेक्टिव पीपल जो होते हैं, उनके दिमाग में क्लियर मेंटल पिक्चर होती है कि मेरे को चाहिए क्या। आपके दुनिया में अभी आप 10 में से 7 लोग को पता ही नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं, बस जी रहे हैं जीवन। उनसे आप पूछोगे ना आप क्या चाहते हो अपने जीवन से, उनको नहीं पता। शुरू में थे, फिर पढ़ने चल दिए, घर वाले बोले पढ़ लो, पढ़ के हुए तो नौकरी लग गई, अब नौकरी कर रहे हैं, जो हो रहा है होते जा रहा है, उनको कुछ नहीं पता। तो आपको अपने क्या बोलेंगे लक्ष्य की एक मेंटल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको अपना एक्शन करना है, मतलब उसके हिसाब से आपको कार्य करना है, और उसका आपको अपना रोड मैप बनाना है। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर है कि अगले साल तक मेरे को ये एग्ज़ाम निकालना है, तो उसके हिसाब से आप अपना कार्य करो, पढ़ाई चालू कर दो, और एक रोड मैप बनाओ कि 1 साल का टाइम है, तो अब मेरे को क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और उसको फिर चेक करो बीच बीच में कि जैसा मैं सोचा था वैसा कर पा रहा हूँ कि नहीं। तीसरी आदत जो है उसका नाम है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मतलब फर्स्ट थिंग फर्स्ट मतलब जो आपकी प्राथमिकताएं की चीज़ हैं उन्हें पहले कीजिए। इसका मैं आपको बताता हूँ। लेखक बोले कि ये एक चार्ट दिए, लेखक बोले कि 4 प्रकार का होता है। एक होती चीज़ इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी, और अर्जेंट। तो ये जो पहला है इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी हैं, मतलब हमारे लिए ज़रूरी भी है और उसको अर्जेंटली भी करना है। जैसे आपके घर में आग लग गई, आप बुझाने जाओगे, बच्चा रो रहा है किसी का, आप उसको चुप कराओगे, तो ये चीज़ें तो हमको करना ही पड़ता है। लेकिन बोले कि ये स्ट्रेस लाती हैं क्योंकि तुरंत करना है, आप उसके बारे में सोचे नहीं। फिर ये दूसरा वो क्वाड्रेंट बताया जो इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपके लिए ज़रूरी है लेकिन अर्जेंट नहीं है। लेखक बोले कि ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये क्वालिटी का क्वाड्रेंट है। मतलब जैसे इसके लिए आप प्लान कर सकते हो। जैसे आपको 1 साल बाद कोई परीक्षा देना है पीएससी की, तो आप अभी से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन वो आपके लिए अर्जेंट नहीं है। तो उसके लिए आप अच्छे से प्लान करोगे, काम करोगे, और यही सबसे ज़रूरी है, आप यहाँ पे प्लानिंग करें। तीसरा क्वाड्रेंट जो बोले वो आपके लिए अर्जेंट तो है लेकिन ज़रूरी नहीं। जैसे आपका दोस्त बोला कि भाई आज अमेजन फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही, आखिरी दिन है, अर्जेंट तो है क्योंकि आखिरी दिन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना यार आपके लिए। तो ऐसी चीज़ों को हमको इग्नोर करना है। और चौथा जो अर्जेंट भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं, उसको तो अपने जीवन से ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए लेखक बोले कि एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, अपना डिस्ट्रैक्शन से बचना है, शेड्यूल को प्रायोरिटाइज़ करना है। आपके पास बहुत सारे काम हैं, ABCD। अब आप प्रायोरिटाइज़ करो कि क्या अर्जेंट है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या अर्जेंट नहीं है, उसके हिसाब से बांट लो, उसको प्रायोरिटी दे दो। और अपना जो वर्क है और लाइफ है, मतलब फैमिली हो गया और आपका काम है, दोनों के बीच में बैलेंस करके रखो, ये लेखक बोलते हैं। इन्होंने कहा मेक टाइम फॉर प्लानिंग, वॉर्स आर वन इन द जनरल स्टैंड। मतलब बोले प्लानिंग के लिए आपको समय रखना पड़ेगा। जो युद्ध है ना वो जनरल के टेंट में, मतलब जनरल जो होता है युद्ध का सेनापति, वो अपने टेंट में जो प्लानिंग करता है उसके आधार पे युद्ध जीते जाते हैं, ये लेखक बोले। वो बोले कि आप प्लान वीकली करिए और रोज़ उसके हिसाब से कार्य करिए। अब चौथी हैबिट क्या है? चौथी हैबिट है विन विन सोचना। विन विन सोचना मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। हम लोग तैयारी कर रहे थे साथ में 4-5 दोस्त। अब हम लोग क्या करते थे कि जैसे 5-6 टॉपिक हैं, तो टॉपिक ए को मैं पढ़ लिया, बी को मैं बोला ये पढ़ लेगा, सी टॉपिक को तीसरा दोस्त पढ़ लिया, डी टॉपिक को चौथा पढ़ लिया, ई टॉपिक को 5वां पढ़ लिया। अब मेरे को, क्योंकि हमको 5 टॉपिक पढ़ना था लेकिन एक पढ़ना ज़्यादा आसान था, तो एक टॉपिक को मैं खूब अच्छे से पढ़ लिया 3-4 किताब से, दूसरा बी को पढ़ लिया, तीसरा सी को पढ़ लिया, चौथा डी को पढ़ लिया, 5वां ई को पढ़ लिया। अब सब आपस में अच्छे से पढ़ लिए। अब एक मैं समझ लिया टॉपिक एक को, अब मैं सबको समझा दिया बैठ के। बी को जो पढ़ा था दूसरा दोस्त, वो सबको समझा दिया, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ तो मेरे को 10 मिनट में समझाने में लगा। तो ऐसा करके अब ऐसे में क्या है कि सभी का जीत है ना, इसमें विन विन है। मतलब मैं सभी को समझाया, तो ये जो 5 टॉपिक हैं ABCDE,
पांचों दोस्तों को समझ में आ गए, पांचों का समय भी कम लगा और पांचों का फ़ायदा भी हुआ। मतलब आप ये भी सोच सकते थे कि एक का होने से फिर दूसरे को नुकसान होगा, ऐसा भी कई लोग सोचते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है हमारे जीवन में कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती कि आप साथ में मिल के काम करोगे ना, तो सभी का फ़ायदा होता है। इसी को बोलते हैं विन विन सिचुएशन, जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट होता है। विन विन माइंडसेट जो है वो बोलता है कि जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं ना, सभी को फ़ायदा होगा। इस बाकी लोग क्या करते हैं, जैसे आप जलन सुने होंगे कि मेरा हो जाए दूसरे का कैसे, लड़कियों के अंदर होता है थोड़ा बहुत कि भाई मैं बस पढ़ लूँ। जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते थे, साथ में नवोदय में पढ़ते थे। अब वहाँ क्या है कि पढ़ रहे हैं, सब साथ में पढ़ रहे हैं, और किसी के अंदर ये नहीं कि यार ये टॉप कर लेगा, इसको अपना नोट्स नहीं देते हैं, इसको ये नहीं बताते। एग्ज़ाम में भी बताते थे, साथ में पढ़ रहे हैं तो भी बताते थे भाई ये क्या होगा, वो क्या होगा, और हर कोई दूसरे को बता रहा है। किसी के अंदर ये नहीं आ रहा है कि भाई मैं इसको बता दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा नंबर कम हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। ऐसा दिमाग में कभी आया ही नहीं। और ये एक दूसरे को बताने से, एक दूसरे को डिस्कशन करने से सभी का फ़ायदा हुआ और सभी के अच्छे नंबर आ गए। तो इसको बोलते हैं विन विन माइंडसेट। वही हर कोई जलन में रहता, कुंठा में रहता कि भाई मैं इसको क्यों बताऊं, वो सोचता है इसको क्यों बताऊं, तो किसी का फ़ायदा नहीं होता ना, और सभी का नुकसान हो जाता। तो इसी को लेखक बोल रहे हैं कि हमको विन विन सोचना है और मेंटालिटी, एबंडेंस मेंटालिटी रखना है। जैसे मान लीजिए अभी पीएससी का एग्ज़ाम है, आप 4 दोस्त हैं, आप साथ में मिलकर तैयारी करो, कुछ कुछ पढ़ो, कुछ दूसरे को बताओ, जो पढ़ो तीसरे को बताओ, तीसरा अपना पहले को बताएगा, तो सभी मिलके। और ऐसा हो सकता है ना कि चारों का सिलेक्शन हो जाए, ऐसा तो नहीं है कि एक सीट है। तो इसी को बोलते हैं एबंडेंस मेंटालिटी। मतलब भाई अवसर बहुत है, ऐसा नहीं कि एक ही के लिए अवसर है, बाकी 3 को नुकसान होना पड़ेगा। मतलब आप एक दूसरे की मदद करते हो तो सभी की मदद होगी और सभी आगे बढ़ेंगे। ये होता है थिंक विन विन। मतलब आपका अप्रोच कोलाबरेटिव होना चाहिए। 5वीं आदत जो लेखक बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि भगवान हमारे कान 2 बनाए हैं लेकिन मुंह 1 बनाया। मतलब कि आपको दूसरे को पहले समझना है, दूसरे को पहले अंडरस्टैंड करना है, देन टू बी अंडरस्टूड, फिर खुद को समझाओ। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम दूसरे को खुद, दूसरा हमको समझे, हम उसको ना समझ पाएँ। तो आपको क्या करना है, दूसरे को सुनना है। कोई कुछ बोल रहा है तो पहले आप एक्टिवली सुनो, मतलब कि जो वो बोल रहा है बहुत ध्यान से सुनो। दूसरा क्या करना है कि हम क्या करते हैं, हम सुनते इसलिए नहीं कि हमको सुनना है, हम सुनते इसलिए क्योंकि हमको उसका जवाब देना है। तो वो आपको नहीं करना है, आपको दूसरे को बिल्कुल फोकस के साथ सुनना। आधी समस्या वहीं ख़त्म हो जाती है। ये जो डिप्रेशन ये वो इसलिए आता है कि कोई किसी को सुनने को तैयार ही नहीं, सब दिमाग में भर के रखें, अंदर भरे, इसीलिए दिक्कत होती है। दूसरा, सुनने के अलावा इम्पैथाइज करना है। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति आपको अपनी समस्या बताया तो आप उसके परिस्थिति में जाके देखोगे ना तो आपको लगेगा यार ठीक बोल रहा है। कोई आपके घर में आए, आपके पिताजी हैं, गुस्सा आके कुछ बोल दिए, आपको लगेगा गुस्सा आ रहे हैं फालतू, लेकिन आप उनकी स्थिति में जाओगे, हो सकता है कुछ ऑफिस में हुआ हो, उसका गुस्सा यहाँ निकल रहा हो। तो आपको दूसरे के शू में जाके सोचना है। दूसरे की स्थिति में जब खुद को इमेजिन करोगे ना तो आपको लगेगा सही बात है यार, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है। और तीसरी चीज़ वो बोले कि आपका जो भी फीलिंग है ना, थॉट है, उसको ऐसा बताओ कि वो सामने वाले को समझ में आए। कभी कभी हम लोग ऐसी ऐसी बातें यूज़ करते हैं जो मुहावरे, जॉर्गन, सामने को समझे ही नहीं आता। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब मेरी बात वो समझ पाए, उसकी बात मैं समझ पाऊँ। दुनिया में अगर हम लोग एक दूसरे की बात समझ गए ना तो आधी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। ये सब ब्रेकअप, ये वो, दुनिया में लड़ाई झगड़ा सब इसीलिए होता है क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते दुनिया को। मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विथ द इंटेंट टू अंडरस्टैंड। मतलब लेखक बोलते हैं कि दुनिया में अधिकांश लोग दूसरे को समझने के लिए नहीं सुनते, वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनको उसका जवाब देना है, इस चीज़ को बदलना है, ऐसा लेखक बोलते हैं। 6वीं हैबिट है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज मतलब बोला जाता है 1 और 1 11। आप सुने होंगे ना, जैसे ये पत्थर है, अब इसके ऊपर ये रख दिए, फिर ये रख दिए, 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 आपस में इनके सिनर्जी है। तो ये कैसे है, जैसे बैंड वाले आप देखोगे, कोई ढोल बजा रहा है, कोई नगाड़ा बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, और आपस में सिनर्जाइज हैं तो कितनी अच्छी धुन निकल के आती है। अब एक ही ढोल ही सुन के आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब सब एक साथ एक धुन में बजाते हैं तो कितना अच्छा जो प्रोडक्ट आता है वो निकल के आता है।
उसी को बोलते हैं सिनर्जी। आपको याद होगा वो जो जन्माष्टमी में हम लोग मटका फोड़ते थे। अब भाई एक आदमी वहाँ तक चढ़ सकता है क्या फोड़ने, लेकिन सभी मिलते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, फोड़ते हैं। तो ये ज़रूरी है, तभी आपका संगठन अच्छे से काम कर पाएगा। मतलब आपको क्या है कि जो भी स्ट्रेंथ है आपके टीम मेंबर की, सभी को समझना पड़ेगा उनके, और उनको सभी को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे सभी को आप मिलाओगे। जब एक एक की स्ट्रेंथ आप मिलाओगे और सब एक साथ जब काम करेंगे ना, तो वो खूब ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। अगला है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, ये सब मिल के तभी रहेंगे जब आपस में ट्रस्ट रहेगा, आपस में रिस्पेक्ट रहेगा, आपस में उनकी बातचीत रहेगी, तभी अच्छे से रहेंगे और मिल के आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे ये चित्र से आप समझोगे कि ये कोऑपरेशन है और इधर ट्रस्ट है। अगर ये कम रहेगा ना तो विन विन सिचुएशन नहीं आएगी, विन लूज आएगी, लूज विन होगी, एक जीतेगा एक हारेगा। जब कोऑपरेशन आपका थोड़ा बढ़ा और ट्रस्ट भी थोड़ा बढ़ा, तो फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जो कंप्रोमाइज़ वाली रहेगी कि ठीक है यार, मतलब जीत हार नहीं, ड्रा मैच। जब कोऑपरेशन भी बढ़ जाएगा और ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा सभी साथियों के बीच में, तो जो स्थिति आएगी उसको बोलते हैं सिनर्जी। मतलब वो होती है विन विन। कोई भी संस्थान को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो ये विन विन सिचुएशन होना चाहिए कि भाई आपस में हमारा ट्रस्ट भी खूब रहे और कोऑपरेशन भी खूब रहे। वही, अब आप मटकी के लिए ऊपर गए, नीचे वाला गिरा दिया, तो फिर कहाँ का ट्रस्ट, फिर विन विन थोड़ी होगा वो। 7वीं हैबिट है शार्पनिंग द सॉ। इसका मतलब ये है, लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति पेड़ काट रहा था लगातार, तो उसको कोई दूसरा आदमी बोला यार अपनी कुल्हाड़ी में धार कर ले, तो बोला नहीं नहीं, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को लगातार पेड़ काटना है। लेखक बोलते हैं कि आप जब तक अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, अपनी कुल्हाड़ी पे धार तेज नहीं करोगे, तब तक आप काम कर ही नहीं सकते। हम लोग क्या है, लगातार भिड़े रहते हैं, अपने ऊपर खुद फोकस नहीं करते, इसलिए दिक्कत होती है। तो 7वीं हैबिट जो है वो है शार्पन द सॉ। इसमें पहला तो अपने आप को रिन्यू करते रहो, रीजनरेट करते रहो। किस किस प्रकार से? पहला है फिजिकली। फिजिकली मतलब अपने आप को शारीरिक रूप से हमको रीजनरेट करना है। शारीरिक रूप से कैसे करेंगे? योग करेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपका शरीर स्वस्थ हो। दूसरा है मानसिक रूप से। मानसिक रूप से वही ध्यान करेंगे, योग करेंगे, आपका दिमाग अच्छा हो। तीसरा है इमोशनली। इमोशनली मतलब आप अपने परिवार के साथ रहिए, घर परिवार को समझिए, दोस्तों को समझिए, परिवार को समझिए, तो आप ठीक रहेंगे। और स्पिरिचुअली मतलब भगवान को मानिए, जिसको भी मानते हैं आप, जिस भी शक्ति को। तो ये चारों प्रकार से आप जब स्वस्थ रहेंगे ना, रिन्यू रहेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप का बेस्ट आप निकाल सकते हैं, ना तो केवल आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक स्वस्थ नहीं है, इमोशनली ठीक नहीं है, स्पिरिचुअली ठीक नहीं है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा आपको ये जो हैबिट हैं, इनको एक सिनर्जी बनाना पड़ेगा। मतलब अपनी लाइफ में आप तभी ये सब हैबिट अपना सकोगे जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे अपने आप में। इसके अलावा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोला कि भाई ये सब हैबिट हैं, तो आप अपने को बढ़ाइए ना, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी स्किल बढ़ाइए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, जिससे दुनिया में आप पॉजिटिव कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। मतलब खुद को हमको बढ़ाना है। और अगला है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मतलब ये जो हैबिट हैं वो जीवन भर आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मदद करेंगी। तो हमको केवल दुनिया बाहर नहीं देखना है, खुद के अंदर भी हमको इन्वेस्ट करना है, ये लेखक बोलते हैं। अगर ये देखें तो पहली चीज़ है आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाना है। मतलब हर चीज़ में आपको ये सोचना है कि हम कैसे अपने को, जो भी हम असफल हुए उसमें हम जिम्मेदार हैं और हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। प्रोएक्टिव बनना है, खुद जिम्मेदारी लेना है, और जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है उसको सोच के रखना है। वही मैं आपको बोला ना कि सोचना है कि मेरा आखिरी दिन है, मैं कैसे अपने आप को देखना चाहता हूँ। तो आप अपने लक्ष्य को सामने रखिए, उसके हिसाब से प्लानिंग करिए। और मतलब वही है कि ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये भी है कि आपको अपने को एफर्ट करना है अपने को अच्छा बनाने के लिए, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। कैसे अप्लाई करना है? पहले तो खुद के साथ स्टार्ट करना है, फिर क्लियर गोल सेट करना है कि मेरे ये क्लियर गोल हैं। फिर आपको एग्जाम्पल से, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना
जिनसे आप देख सकते हैं कि हाँ भाई सचिन ऐसा किया, सचिन लगातार भिड़ा रहा ना अपने जीवन में खेल के लिए, या धोनी ऐसा किया या ये ऐसा किया, तो आपको दुनिया में देख के करना है और आपके जो मेंटर हैं, टीचर हैं, उनसे भी समझना है। अगर समरी की बात करें तो हैबिट 1 है बी प्रोएक्टिव, मतलब आपको क्या है कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है। आपके जो भी निर्णय हैं उसमें अल्टरनेटिव देखना है कि भाई अगर ये सफल नहीं हुआ तो अब मैं ये करूं। दूसरी हैबिट है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, मतलब आपको लक्ष्य को सोचना है अपने दिमाग में और विज़न करना है कि मैं कैसा अपने आप को देखना चाहता हूँ, क्या मैं अपने आप आगे अपने आप को कैसा मेरा जीवन होना चाहिए वो सोचना है। मतलब अपने दिमाग में पहले से क्रिएट कर लेना है कि भाई ये मेरा लक्ष्य है। और जो भी आपके लक्ष्य है ना उसको प्रैक्टिकल बनाइए, ये नहीं कि आप हवाई वाली बातें करिए। हैबिट तीसरी है कि आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब जो भी आपकी प्राथमिकता की चीज़ें हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए अर्जेंट है या अर्जेंट नहीं भी आगे अर्जेंट होंगी, उनको अच्छे से इंटीग्रेट करना है, वीकली प्लानिंग करना है और रोज़ काम करना है। चौथी हैबिट है थिंक विन विन, मतलब आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे का बेनिफिट देखना है, आपके जो कोवर्कर हैं उनके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना है और सभी साथ में मिलके काम करेंगे तो विन विन सिचुएशन आती है। आप तैयारी कर रहे हैं, 4 दोस्त हैं, चारों बिना किसी दिक्कत के एक दूसरे का सहयोग करिए। 5वीं हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, मतलब कि पहले दूसरे को समझिए, खुद को मत समझाइए। किसी की बात इसलिए मत सुनिए कि उसको जवाब देना, बल्कि इसलिए सुनिए कि उसको सुनना है। तो एक है उसको अच्छे से सुनना है, फिर अपनी बात अच्छे से कम्युनिकेट करना है, उसके जगह रह के सोचना है कि अगर मैं वहाँ पे रहता तो कैसा होता। जैसे कोई चीन का आदमी आपके घर आया, देखा कि अरे ये तो सांप निकला, आप बोले सांप सांप, वो पकड़ा, थाली में रखा, काटा, खा लिया, आप बोलोगे यार गजब आदमी, भगाओ घर से। लेकिन अगर आप ये सोचे ना कि मैं खुद अगर चीन में पैदा होता तो मैं भी ऐसे ही रहता यार, उन लोग तो खाते ही हैं ना। या कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है तो आप, या उतना वो नहीं है, तो आप ये भी सोच सकते हो ना कि उसकी परिस्थिति में अगर मैं पैदा हुआ रहता, बचपन में ऐसा गरीबी में रहा रहता, उसके माँ बाप गुस्से वाले हैं, वैसा मैं भी रहता तो हो सकता है मैं भी वैसा हो जाता। तो आप जब उसके जगह रह के खुद को इमेजिन करेंगे ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा। 6वीं हैबिट है सिनर्जाइज, मतलब वही 1 और 1 11 होते हैं, सभी मिल के जब अपनी अपनी पोटेंशियल से काम करते हैं ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और 7वीं हैबिट है शार्पन द सॉ, मतलब अपनी कुल्हाड़ी पे धार दीजिए, अपनी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाइए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, अपने दिल पे ध्यान दीजिए, अपने दिमाग पे ध्यान दीजिए, अपनी आत्मा पे ध्यान दीजिए। मतलब फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सभी तरीके से, सोशली आपको अपने आप को बढ़ाते रहना है, अपनी जो धार है उसको तेज करते रहना है। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी किताबों की जो सीरीज़ है हम लोग लाते रहेंगे, जो भी आपको अच्छी किताबें हम लोग को लगेगी जो आपके लिए अच्छी हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।